भाई कल हमने ये पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली हमने। वेव हमने जो कल मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा ना, वो क्या पढ़ा कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल एनर्जी एमिट करता है वो किसकी फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? वेव्स हैं। अगर मुझे इनको अच्छे से पढ़ना है तो मुझे वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे। और वो वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेवलेंथ। वो वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेव नंबर, ये सब मैंने पढ़ा दिया था। आज एक हेडिंग लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी, and wavelength of the wave। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है, तुम छोटी से छोटी क्लास में ये सीख कर आए हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। होता है कि नहीं होता? हम केमिस्ट्री वाले हैं, तो टाइम को कैपिटल टी से लिखेंगे, तुम्हें पता है ना? सॉरी, अरे हमारे लिए टेम्परेचर, सॉरी टी, हाँ, टाइम को स्मॉल टी से लिखेंगे। फिजिक्स में टाइम कैपिटल टी होता है, वहां पर टेम्परेचर स्मॉल टी होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको ये लिख सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू 1/t। इसमें और इसमें कोई भेद नहीं है, लिख सकता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कराई थी तो मैंने तुम्हें यह बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव्स हैं। और तुम्हें पता है, मैंने कल ये बताया था, जो ये वेव्स है ना, वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। कल ये उसकी प्रॉपर्टी में लिखवा रखा है, मैंने देख लेना बेशक। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, तो यहां पर मैं स्पीड की जगह, क्योंकि मैं ये EMR के लिए पढ़ रहा हूं, EMR के लिए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए पढ़ रहा हूं, तो मैं स्पीड के लिए क्या ले सकता हूं? C। तुम्हें पता है ना C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि किसके बराबर होती है? 3 × 10⁻। मैं डिस्टेंस की जगह लैम्डा लिखूं तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी? क्या था वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। और क्योंकि वेवलेंथ भी क्या है? एक डिस्टेंस है ना, डेफिनेशन में ही आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। कल मैंने तुम्हें बताया था ना, क्रस्ट क्या है? तो ये क्रस्ट है। तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? वेवलेंथ लिख सकता हूं। और तुम्हें कल मैंने ये भी बताया था, 1/टाइम क्या होता है? न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। किससे आया ये? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया? वेवलेंथ। और 1/टाइम को क्या लिख दिया? तो ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? स्पीड के बीच में, वेवलेंथ और C इज इक्वल टू लैम्डा। रटने की जरूरत नहीं है, चलो ये तो छोटी सी चीज है, पर समझो ना कहां से आया, यहीं से ही आया। पर हमें ज्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी जहां पर C क्या है? बेटा C हमारा क्या है? स्पीड। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और न्यू क्या है? उतारो, फिर इसके न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट आज।
आया? दो क्वेश्चन, चलो क्या कर रहा है? चलो, कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम 38 एंगस्ट्रोम टू 76 एंगस्ट्रोम। करो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और ये कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा, सब बच्चे बताओ जिस चीज को ये पता है हैंड रेज करना। ये मुझे क्या दे रखा है? ये मुझे क्या दे रखा है? अब है एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये क्या चीज दी हुई है तुम्हें? एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट बताई थी मैंने कल? वेव। तुम्हें मतलब दो वेवलेंथ दे रखी है, ये भी एक वेवलेंथ है और इन दोनों के लिए तुम्हें क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। क्या यूज कर कर? C इज इक्वल टू लैम्डा। C तुम्हें पता है क्या होता है? 3 × 10 की पावर। फटाफट निकाल कर बताओ। बेटा हमें दो क्या दे रखी हैं? हमें दो वेवलेंथ दे रखी हैं। एक दे रखी है 3800 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3800 इंटू 10 की पावर -10, कल मैंने ये बताया था। और एक दे रखी है 76 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, ये दे रखा है तुम्हें। हमें क्या निकालना है? दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए हमें? C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो न्यू क्या होगा? C बाय, अब ध्यान से समझना, C कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर। और लैम्डा कितना दे रखा है? 3800 इंटू 10 की पावर -10। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आया होगा, भैया एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम में ही क्यों नहीं रहने देते? लेंथ है, आपने तो बताया इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम भी होती है। मैंने इसको क्यों मीटर में कन्वर्ट करा? ध्यान से समझो, पहले समझ लो। बेटा यहां पर ना मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर से मीटर कटना चाहिए। ऊपर स्पीड है, स्पीड में एक मीटर आता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर। और मैंने इसको भी किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। तो मीटर से मीटर क्या बचा? सिर्फ यूनिट सेकंड। और ये सेकंड इनवर्स ही किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में रखता तो मीटर से मीटर ना कटता। जैसे देखो
यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं, c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो न्यू क्या होगा, c बाय, c कितना है 3 इंटू 10 की पावर मीटर पर, और लैम्डा कितना है, अब इसको मैं एंगस्ट्रॉम में रखता, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में रखता क्या ये कट पाता मीटर, नहीं कटता ना, तो मेरे को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये मीटर से मीटर, और ये मेरा आंसर सोल्व होकर आ जाए। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? आपको यूनिट्स के साथ खेलना पड़ेगा। अब जो मैंने कल हर चीज की यूनिट बताई थी ना, आपको उस यूनिट में आंसर निकालना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ कैलकुलेशन कर कर आंसर दे रहे हैं तो आपको बस आधा नंबर मिलेगा, बाकी के 3 नंबर आपके कट जाएंगे। उतारो इसको, आंसर घर से निकालना, आंसर घर से निकालना। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, मेरे को क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये दूसरा पार्ट मत करना, बाकी मैं करवाऊंगा तुम्हें। यहां तक कर कर बताओ जो कर सकता है। मैं तुम्हें बस 1 मिनट देता हूं, फोन का यूज कर सकते हो तुम इसमें। इसका आंसर 219.3 मीटर, यही है। 21, हाँ ये ठीक है। नहीं आया, आया ही नहीं। सबसे पहले गिवन लिखो, तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है। मुझे ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, मुझे क्या गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी 1368 किलो। अरे किलो का भी फैक्टर हटाएंगे तो क्या होगा, हर्ट्ज। तुम्हें पता है हर्ट्ज को ही सेकंड इनवर्स कहते हैं, क्योंकि मुझे सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स काटना है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो फिर उतारना। देखो तुम्हें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। ध्यान से समझो, मेरी बात को बिल्कुल गौर से समझना। मुझे क्या निकालना है, मुझे वेवलेंथ निकालनी है। मुझे वेवलेंथ का एक आंसर आएगा, उसकी एसआई यूनिट मीटर में होनी चाहिए। मतलब जो स्पीड का सेकंड इनवर्स कटना चाहिए
जो ये हर्ट्ज है ना बेटा, ये हर्ट्ज को ही सेकंड इनवर्स कहते हैं। ये मैंने कल तुम्हें बताया था, सेकंड इनवर्स का ही दूसरा नाम हर्ट्ज है। तो मैं हर्ट्ज को क्या लिख सकता हूं, इस न्यू को मैं ये लिख सकता हूं ना 1368 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। और हमें सी तो दिया ही हुआ है, सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो लैम्डा क्या होगा, c बाय, c कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और न्यू कितना है देखो 1368 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड। सेकंड इनवर्स है सेकंड इनवर्स। तो हमारा आंसर किस में बचा, इसको सोल्व करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कर लोगे इसको सोल्व। यंशी समझ में आया, उतारो इसको फटाफट। आंसर तुम भी देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं 219.3 मीटर, बस यही आया ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। किसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा सकता हूं इसको, और कोई शर्म वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आया दोबारा समझो। समझ में आया वेदिका, श्रेया, कल वाली क्लास नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। देखो ये है एक विविध भारती। अरे तुम्हें पता है ये रेडियो स्टेशन होते हैं, तुम रेडियो सुनते हो, आजकल का तो बच्चा रेडियो सुनता ही नहीं है, पर गलती से इस फोन में खोलना, आज जाकर खोलना तो अलग अलग चैनल होते हैं। मतलब जैसे तुमने अरे किसी रेडियो स्टेशन का नाम पता है तुम्हें क्या होता है, जैसे रेडियो मिर्ची, ये एक रेडियो का स्टेशन है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करता है। ऐसी एक ऑल इंडिया विविध भारती, ये हमारा सरकारी रेडियो स्टेशन है, सरकारी गवर्नमेंट का। ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एमिट करता है। वो वेव को हमारा फोन या हमारा रेडियो कैच कर लेता है और हमें साउंड सुना देता है। जैसे मैं एक रेडियो स्टेशन पे बैठा हूं, मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, इस माइक के थ्रू मैंने एक ऐसा सिस्टम कनेक्ट कर रखा है कि वेव ना पूरी दिल्ली में फैल जाती हैं, ठीक है। तो और वो वेव्स को रेडियो और फोन कैच कर लेते हैं और हमें सुना देते हैं। तो ये कह रहा है कि एक विविध भारती रेडियो स्टेशन वेव्स एमिट कर रहा है और उस वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी है। उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को मैंने हर्ट्ज में चेंज कर लिया, किलो का फैक्टर 10 की पावर 3 से हटता है। अरे किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। इतनी मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हर्ट्ज को ही क्या बोलते हैं सेकंड इनवर्स। मुझे क्या, और सी तो मुझे पता ही है सी क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। मुझे क्या निकालना है, मुझे लैम्डा निकालना है। क्या रिलेशन है, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो लैम्डा क्या होगा C बाय न्यू। C कितना है 3 इंटू 8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और न्यू मेरा कितना है, न्यू ये रहा 1368 इंटू 10 की पावर। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट गया, सोल्व करोगे तो आंसर मीटर में नहीं आएगा। आई बात समझ में, आ गई। आगे करवाऊं या चलूं आगे, नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं। चलो हेडिंग लिखना,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें सिर्फ अभी एक चीज से अवगत कराया है, और वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैंने तुम्हें बस एक चीज से अवगत कराया है, और वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? वेव्स हैं। कब निकलती है ये वेव? जब कोई भी चीज एनर्जी एमिट करती है। वो एनर्जी किसके रूप में एमिट करती है? इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आ गई बात समझ में? बेटा अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे गामा रेज, जैसे एक्सरेज। एक्सरे भी क्या है? कराया कभी एक्सरे? क्या होता है एक्सरे? बताओ कैसे करते हैं एक्सरे? तुम्हें ऐसे चिपका देते हैं और तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे रेज सी भेजी जाती है। वो रेज तुम्हारे अंदर से जाकर वो तुम्हारे अंदर की फोटो खींच के लाती है ना। वो रेज है, वो जो एक्स रेज है ना बेटा, वो एक्स रेज कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। वो एक तरीके क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब तुम्हारे ऊपर जो वो एक्स रे छोड़ी जा रही है ना, वो कैसे? जो वो क्या है? उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है और मैग्नेटिक फील्ड की वेव है, और दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू। ये कल वाली कहानी में मैंने तुम्हें बताया था। फिर यूवी रेज, यूवी जो सन से आती है, यूवी लाइट, वो भी क्या है? एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब तुम बड़े हैरान होगे, दिल थाम के बैठो, दिल थाम लो, हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हें। यंशी बिल्कुल विजिबल लाइट, विजिबल। अरे ये तो बस आज तो तुम्हारे ज्ञान के पट्ट खोल दिए मैंने। क्या? जो विजिबल लाइट है ना, ये मेरा जो कलर दिख रहा है ना तुम्हें ब्लैक, ये जो तुम्हें लाइट आ रही है ना, जो ये सनलाइट आ रही है ना तुम्हारे पास, ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तुम्हें ध्यान है, मैंने जब तुम्हें 10th क्लास वालों को ध्यान होगा, मैंने तुम्हें लाइट के 2 नेचर पढ़ाए थे। जब मैंने तुम्हें आज भी YouTube पर क्लास पढ़ी हुई है, लाइट का पहले क्लास ले लेना, 10वीं क्लास के लाइट की पहली क्लास ले लेना। उसमें मैं छुट्टे ये बता रहा हूं कि भाई लाइट के 2 नेचर होते हैं। एक नेचर होता है उसका पार्टिकल नेचर, और एक होता है उसका वेव नेचर। 10th क्लास में हम लाइट का कौन सा नेचर पढ़कर आए? पार्टिकल। आज मैंने तुम्हें बताया, आज तुम्हारे जीवन में और मुश्किल चरस बोधी, आज तुम्हारे जीवन में ये कहकर चरस बोधी है मैंने कि जो ये लाइट है ना, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तुम्हें मेरी शर्ट ब्लैक क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये ब्लैक कलर की लाइट एमिट कर रही है। ये तो पता है हमें, तो 10th में ही पता है। मैं तुम्हें, अरे मेरी आंख क्या है? मेरी आंख एक सेंस ऑर्गन है। वो किसको सेंस करता है? लाइट को। मुझे ये क्यों दिख रही है? क्योंकि ये एक लाइट एमिट कर रही है जो मेरी आंखों तक पहुंच रही है। मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूं? मैं एक लाइट एमिट कर रहा हूं। पर यहां पर अब तुम्हारे को लाइट को देखने का नजरिया बदल गया, और वो नजरिया क्या है कि जो लाइट है ना बेटा, जो विजिबल लाइट है, वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो ये तुम्हारे ऊपर लाइट गिर रही है ना, जो सनलाइट आती है ना, वो वेव्स आ रही हैं तुम्हारे पास। और वो किसकी वेव आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। फिर इंफ्रारेड, सुना है कभी? नहीं है। माइक्रोवेव, ये तो सुना होगा, भूखड़ो, खाने के तो तुम सब शौकीन हो। माइक्रोवेव सुना है? क्या होता है माइक्रोवेव? एक घर पे मशीन होती है, उसमें भैया खाना डालते हैं, खाना गर्म हो जाता है, फिर हम खा लेते हैं। वो खाना गर्म कैसे कर रहा है? वो खाने के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है।
इसलिए कहा जाता है जो माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। माइक्रोवेव में गर्म किया गया खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी मजबूरी में तो चलो ठीक है कि तुमने गर्म, अब तुम कुकिंग ही पूरी माइक्रोवेव में करते हो तो इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव खाने को गर्म कर रहा है एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। वो एक वेव छोड़ता है तुम्हारे खाने पर, जिनको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इज रेडियो वेव। नेक्स्ट हमारी क्या है, रेडियो वेव। ये सब अलग अलग तरीके के बेटा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आगे बात समझ में, मतलब ये सब क्या है, वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अगर वेव्स हैं तो इनकी भी क्या कुछ अलग अलग वेवलेंथ होगी, इनकी भी अलग अलग क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ये एक ग्रुप है ना, देखो ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या यूं कहूं ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेव्स। इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओए खड़ा हो जाए ऐसे, खड़ा हो, आज देख YouTube पर लाइव पिटाई, क्या पता तेरे पापा भी देख रहे हो। आजा आइयो, आजा, मानेगा नहीं तू। तो ये क्या है भाई, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, मतलब अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उनको ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगी ना, मैं अलग तुम अलग, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक अलग मेरे कैरेक्टरिस्टिक अलग। ऐसे ही अलग अलग वेव्स हैं तो इनके सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, इनकी वेवलेंथ अलग होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इनकी वेव नंबर अलग होंगे। आगे बात समझ में, तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लिखना हेडिंग, डेफिनेशन लिखना, when different electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength, or decreasing frequencies. comma, the complete spectrum is obtained. This is called electromagnetic spectrum. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
आ गई बात समझ में? आ गई मेरी बात समझ में? देखो ये जो अरेंजमेंट है ना बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। मैंने ये तो तुम्हें बता दिया कि ये इन सब की वेवलेंथ अलग अलग होगी। कैसे अरेंज है ये कि इसकी वेवलेंथ सबसे कम, फिर इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां तुम्हारा क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तुम्हें पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे देखो, मैंने तुम्हें लिखवाया C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, लिखवाया, ये लिखवाया, तो लैम्डा को क्या लिख सकता हूं? C बाय, लैम्डा को मैं C बाय म्यू लिख सकता हूं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगी? अगर यहां से यहां वेवलेंथ बढ़ रही है तो यहां से यहां फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उतारो इसको, उतारो इसको। हाँ हाँ सारे लिखने हैं, याद करनी है ये। अभी रेंज लिखवाऊंगा। गामा, ये गामा का साइन है ना, गामा, दिस इज गामा। अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़ा 10वीं में? अरे रूट्स निकाली थी ना पिछले साल, अल्फा बीटा गामा। गामा हटा दिया था सिलेबस में, हमारे में तो था। दिस इज गामा, ग्रीक वर्ड है। हो गया? अच्छा तुम्हें पता है पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाया करो हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? अगर मैं तुमसे पूछूं क्या चीज चल रही है कहानी में, कहां चल रहे हैं हम? डेवलपमेंट ईडी। अब ये तुम समझ लो ये बोर की कहानी पढ़ रहे हैं हम। बोर ये चीजें पढ़ रहा है, तुम उस पिक्चर को देख रहे हो तुम बस। आ गई बात समझ में? एनसीईआरटी की बुक है किसी के पास? आज का होमवर्क देखो, तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, देखो ये रहा एनसीईआरटी का। देखो यहां से गामा से रेडियो वेव तक। अच्छा रेडियो वेव में दो वेव आती हैं, एएम और एफएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। एफएम रेडियो पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, तो वो ज्यादा पर रेडियो वेव दो तरीके की होती है, एएम और एफएम। ये तुम्हें घर से बनाकर लाना है। ये रेंज भी याद रखनी है। देखो जो तुम्हारी गामा रेज की रेंज होती है वो वेवलेंथ की कहां से कहां तक होती है? ये वेवलेंथ है ना, ये देखो 10 की पावर -16 से 10 की पावर -12। एक्सरे की रेंज, यूवी की रेंज, फिर ये यूवी देखो विजिबल, यूवी के बाद क्या है? विजिबल। विजिबल कितने तरीके की लाइट होती है? विबग्योर और वॉयलेट की रेंज ये, इंडिगो की ये, येलो की ये, रेड की ये रेंजेस आपको याद करनी है बेटा।
जैसे मैंने तुम्हें ये लिखवाया, तो तुम्हें मैंने यहां पर एक चीज लिखवाई ना, विजिबल। तुम्हें पता है विजिबल 7 प्रकार की लाइटें होती है ना, विब, यहां से यहां वेवलेंथ बढ़ती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे, ये हम 10th में भी पढ़कर आए हैं, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसकी गामा रेज की रेंज, वेवलेंथ की रेंज कहां से कहां तक है, एक्सरे की रेंज कहां से कहां तक है, यूवी की रेंज कहां से कहां तक है, विजिबल की रेंज कहां से कहां तक है, विजिबल में वॉयलेट की रेंज कहां से कहां, ये सब, ये पहली बात तो ये डायग्राम आप सब कल घर से बनाकर लाओगे। और ये रेंज या तो टैब्यूलेटेड फॉर्म में, या फिर अगर तुम्हें इसी फॉर्म में याद हो रही हैं तो वो, मैं कल आते ही सबसे पहले ये होमवर्क चेक करूंगा, जिसको याद नहीं रहेगा वो अब भी लिख लो, ये डायग्राम बनाकर लाना, जगह छोड़ दो, और इनकी रेंज से क्वेश्चन आएगा। देखो यहां पर एक क्वेश्चन था ना, अरे यहां पर एक क्वेश्चन था ना, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, पहले तुम आंसर निकालोगे वो कहां से कहां तक की रेंज में आ रहा है, तो ये रेडियो वेव की रेंज में आएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, 219 मीटर, बहुत बड़ी वेवलेंथ की चीज है ये। अगर तुम देखो, अगर मैं तुम्हें, ये एक्सरे की वेवलेंथ बहुत छोटी है, बहुत छोटी वेवलेंथ की वेव्स होती हैं एक्सरे, इसीलिए हमारी बॉडी में एंटर, पेनिट्रेट कर जाती हैं, पेनिट्रेट। गामा रे तो इतनी छोटी वेवलेंथ की होती है कि हमारी बॉडी के सेल के न्यूक्लियस तक में चली जाती है, और कहां पर असर डाल देती है, डीएनए आरएनए में। न्यूक्लियस में पता है ना तुम्हें, न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए, इतना तो बायो पढ़कर आए हो तुम। ये गामा रेज की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, मतलब इतनी महीन होती है ये गामा रेज, कि हमारी बॉडी में चली जाती हैं, हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर सेल में चली जाती हैं, उस सेल के पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस तक पहुंच जाती है, इतनी छोटी चीज है ये। और न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसको बिगाड़ देती है। ये तुमने सुना होगा, गामा रेज रेडिएशन हो गया किसी को, तो वो क्या होता है, उसकी जनरेशन अपंग पैदा होती है। और ये रेडियो वेव क्या है, बहुत लंबी वेवलेंथ की वेव्स हैं, इसीलिए कहीं गुड़गांव में होता है रेडियो स्टेशन। तुम्हें पता है यहां का, हमारे नरेला जिले का, नरेला टाउन का, अगर तुम रेडियो विविध भारती चलाओगे तो उसका रेडियो स्टेशन कहां पर है, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें कहां पर है? बख्तावरपुर से आते हो, अलीपुर देखा है, अलीपुर वो शनि मंदिर, वहां से नरेला की तरफ आते हो, बीच में एक छोटा सा वो पड़ता है बख्तावरपुर, जहां पे शायद एनआईटी भी है। एनआईटी देखिए, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली से थोड़ा सा और आ गया होगा ना, इधर अपनी साइड ही बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, पर बहुत पुराना है, लोग बाग उस पर ध्यान नहीं देते। वो विविध भारती रेडियो स्टेशन है, वहां से हमारी, तुम रेडियो मिर्ची वगैरह सुनते हो, वो तो उनके तो रेडियो स्टेशन गुड़गांव वगैरह में है। देखो गुड़गांव से यहां तक वेव आती है। रेडियो स्टेशन क्या एमिट कर रहा है, वेव्स एमिट कर रहा है ना। वो इतना लार्ज डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर पा रही है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। क्यों हमें रेड लाइट दूर से दिख जाती है, क्यों रेड लाइट के सिग्नल, ये तो 10वीं का सिलेबस है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो ये है। पर यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली ना, इस यहां से, इस टॉपिक से, कि जो विजिबल लाइट जो हमें दिख रही है ना, मतलब जो रेड कलर की चीज दिख रही है, वो रेड कलर भी, वो जो रेड कलर की लाइट है, वो भी हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मतलब वो भी क्या है, एक वेव है, जो कल बहुत काम आएगा, कल वाले टॉपिक में। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
या छोटा सा टॉपिक और करा देता हूं, हेडिंग डालना, लिमिटेशन ऑफ, इसकी लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन लिख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएम वेव थ्योरी, ईएम वेव थ्योरी लिख लो सिर्फ, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। पहली लिमिटेशन, इट अनेबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ, it unable to explain the phenomena of black body radiation. It unable to explain, दूसरी, it unable to explain the phenomena of photoelectric effect. It unable to explain the phenomena of photoelectric effect. आ गई नींद? आ गई? कितने बजे उठा था आज तू? काश हमारा भी तेरे जैसा होता। मेरे को, हमको तो रात को भी नींद आ रही, तुझे दिन में ही आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की दो लिमिटेशन है और वो दोनों हमें पढ़नी है। पहली, इस थ्योरी की मदद से ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा गया, और दूसरा, इस थ्योरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा गया। क्या है ये दोनों, समझो। तुम्हें पता है, ध्यान से समझो, मैंने बोला किसी भी चीज के पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एमिट करती है वो। अगर मेरे पास, मैं किसी भी चीज को गर्म कर रहा हूं, तुमने कभी लोहे को गर्म करा है? लोहा गर्म होता हुआ देखा है? तुम जब लोहे को गर्म करते हो ना, तो पहले वो लोहा येलो होता है, फिर वो लोहा रेडिश हो जाता है, ठीक है? फिर वो लोहा क्या होता है, अपना कलर चेंज करता है, वो फिर ब्लू हो जाता है। हाँ, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तुम, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ब्लू चमकने लगेगा। फिर जब लोहे को तुम बहुत ही ज्यादा गर्म करोगे, बहुत ज्यादा तपा दिया, तो वो बताओ कैसे चमकने लगेगा, व्हाइट, जैसे सूरज चमक रहा है। शुरू वो छोटी, ये रेड लाइट से होता है शुरू, जब लोहा गर्म होता है रेड होना शुरू होता है पहले वो। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात मानूं, तो लोहा जब गर्म हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। ध्यान से सुनना, क्या बढ़ रही है, एनर्जी। तो होना क्या चाहिए था, लोहा रेड कलर का हुआ गर्म होकर, वो और गाढ़ा रेड, और गाढ़ा रेड, और गाढ़ा रेड, और गाढ़ा रेड, मतलब एनर्जी बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। अरे लाल कलर की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए ना। अगर मैं उसकी एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो लाल कलर गाढ़ा होना चाहिए। पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि अगर मैं किसी भी लोहे को गर्म कर रहा हूं, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मतलब एनर्जी बढ़ा रहा हूं, तो कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो रहा है मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है, इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज हो रही है, वेवलेंथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं बता पाई भाई एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है,
वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये नहीं बता पाई कि एनर्जी और वेवलेंथ में क्या, मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला, मैं तेज बोल रहा हूं, मैं और तेज बोल रहा हूं, मेरे बोलने की इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, एनर्जी से क्या बढ़ रही है, इंटेंसिटी। पर जब मैं अपनी एनर्जी बढ़ाता हूं तो क्या कभी ऐसा होता है कि मेरी आवाज ही चेंज हो जाती हो, ऐसे होता हो। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि एनर्जी बढ़ाने से कलर क्यों चेंज हुआ, एनर्जी बढ़ाने से तो कलर में गाढ़ापन होना चाहिए था, एनर्जी बढ़ाने से तो इंटेंसिटी बढ़नी। तुम्हें पता है ना दो टाइप के, एक इंटेंस कलर होता है, इंटेंस मतलब गाढ़ा कलर, एक लाइट कलर होता है। तो ये नहीं बता पाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कि क्यों एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या चल रहा है। क्या होता है ब्लैक बॉडी, तुम्हें पता है ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी होता है अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमीटर ऑफ ऑल रेडिएशन। सभी इन रेडिएशन को, जितने भी तुमने रेडिएशन पढ़े ना, ये सब EMR है, ये सब EMR है ना, इन सभी को एमिट भी करने वाला और इन सभी को एब्जॉर्ब भी करने वाला क्या होता है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो नहीं है जो काले रंग की होती है, नहीं। सन इज अ ब्लैक बॉडी, सन इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कैसे बनती है ब्लैक बॉडी? जैसे मैं लोहे को ब्लैक बॉडी कैसे बनाऊंगा, मैंने नहीं बताया ना, मैं लोहे को तपाऊंगा, पहले वो क्या होगा येलो, फिर वो रेड, रेड के बाद जब और तपाऊंगा तो वो ब्लू, ब्लू के बाद जब वो सूरज की तरह चमकने लगेगा ना तो उस समय वो क्या बन गया? ब्लैक बॉडी। किसी भी चीज को जब ब्लैक बॉडी बनाया जा रहा है तो उसको हीट करा जा रहा है, हीट करते समय कलर क्यों चेंज हो रहा है? होना क्या चाहिए? इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए। इंटेंसिटी मतलब लाल कलर है तो लाल कलर गाढ़ा 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 और गाढ़ा होना चाहिए, पर यहां पर कलर जो बदल जाता है, येलो से ब्लू हो रहा है, ब्लू से फिर व्हाइट हो रहा है, क्यों? ये नहीं बता पाई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यही उसकी सबसे पहली लिमिटेशन है। दूसरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पढ़ेंगे हम कल। तो कितनी जल्दी है भगने की, वहां पर क्लास है ना, जाओ छुट्टी।